नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। द क्रेडिबल न्यूज पर हम कई विद्वानों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, कई अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर हफ्ते एक खास दिन, एक खास वक्त पर वो आएंगे और आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो मैं दावा कर सकता हूं किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। और इस कड़ी में जिनको आज मैं पेश कर रहा हूं वो हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई हाफिज किदवई। हाफिज भाई लखनऊ में रहते हैं और यह भी आप कह सकते हैं कि लखनऊ उनके भीतर रहता है। इतिहास पर जबरदस्त समझ, शायरी पर जबरदस्त समझ, मौसीकी पर जबरदस्त समझ। तारीफ करूंगा तो उनके वीडियो से लंबी तारीफ हो जाएगी और तारीफ का मजा तब है जब आप उनको सुने और सुनने के बाद आप तारीफ करें। हाफिज भाई हर हफ्ते आएंगे और इतिहास से, म्यूजिक से, पोएट्री से, आजादी की लड़ाई से, लखनऊ के हीरोज पर आपको अलग अलग कहानियां सुनाएंगे। और आप यकीन कीजिए कि इन कहानियों को सुनने के बाद आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अरे, इतनी शानदार कहानी और मैं जानता भी नहीं था। सुनिए हाफिज भाई को, आराम से पूरा वीडियो देखिएगा। सीरिया का नाम आप सब लोगों ने इधर बहुत खबरों में सुना होगा। सीरिया को लेकर के तमाम बातचीत होती है कि भाई सीरिया में बमबारी होती है, सीरिया में आतंकवाद है, सीरिया में आईएसआईएस है। लेकिन क्या कभी ख्याल में आता है कि सीरिया में लिटरेचर भी है, सीरिया में शायर भी थे, सीरिया में थिएटर भी था। कभी इस चीज को लेकर के कभी मन में ख्याल आता है कि हाँ, ये जो एक शहर, ये जो एक दमिश्क है, जो सीरिया है, इसको लेकर के कभी यहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, या यहाँ पे कोई कल्चर था भी या नहीं था, या यहाँ हमेशा से आतंकवाद था, या यहाँ हमेशा से आईएसआईएस था, या यहाँ से हमेशा से बमबारी, लूट मार, डकैती यही सब होती थी। ऐसा नहीं था। ये शहर एक बहुत तारीखी शहर था। सीरिया एक बहुत बड़ा ऐसा देश था जहाँ पे लिटरेचर भी था, जहाँ थिएटर भी था, जहाँ पे तमाम वो रवायती काम होते थे जिसपे पूरी दुनिया इश्क करे। लेकिन वो सारा क्योंकि आज की तारीख में वो सारा भुला दिया गया। लोग उसे याद भी नहीं करना चाहते। लोग सीरिया को उसी अंदाज में याद करना चाहते हैं जिस अंदाज में अमेरिका या दूसरे लोगों ने उसे परोसा किया। सीरिया के उस बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट का कोई जिक्र नहीं करता है। कोई ये नहीं कहता है कि हमारे बीच में अबू खलील कब्बानी जैसा थिएटर आर्टिस्ट हुआ है। जबकि सीरिया को अगर आपको भाई समझना है तो अबू खलील कब्बानी को समझना होगा। अबू खलील कब्बानी एक ऐसा थिएटर आर्टिस्ट, एक ऐसी शख्सियत जो सीरिया में दमिश्क में पैदा हुआ। और उसने क्या किया सीरिया में पहले, भाई बहुत पुराने जमाने में वहाँ जो नाटक होते थे, वो होते थे कि चेहरे को पूरा लाल कर दिया, उस पे फनी फनी कुछ बना दिए, कार्टून बना दिए, तो बच्चे देख करके उसे हंसते थे, कई बड़े हंसते थे। ये उनके यहाँ का थिएटर था। अबू खलील कब्बानी को लगा कि थिएटर ये चीज नहीं है। थिएटर इसे नहीं कहते हैं कि चेहरे पे कार्टून बना करके हंसा जाए, मुस्कुराया जाए, या किसी के चेहरे पे खाली हंसी लाई जाए। थिएटर तो एक बहुत बड़ा मिशन है, फिक्र और सोच पैदा करने का मिशन। तो अबू खलील कब्बानी को ये लगा कि हम अपने यहाँ थिएटर में काम करेंगे, हम अपने यहाँ काम करेंगे कि लोगों को वो थिएटर सिखाएंगे जो लोग सोचना सिखाए। उनका कहना था थिएटर सोचने की फिक्र पैदा करता है, और जो फिक्र ही ना पैदा करे वो थिएटर कैसा। तो इसको लेकर के उन्होंने नाटक लिखा। अच्छा, वो एक ऐसा शख्स था अबू खलील कब्बानी कि जो खुद नावल लिखते, खुद नाटक लिखते, खुद डायलॉग लिखते, खुद थिएटर बनाते, स्टेज डिजाइन करते, और खुद एक्टिंग करते। लोगों को बुलाया जाते कि भाई आकर के थिएटर देखो। मतलब उस आदमी में इतनी काबिलियत थी, इतनी काबिलियत थी कि अगर उस एक अकेले आदमी की बातचीत की जाए तो अपने यहाँ बहुत से लोग उससे ये सीखेंगे कि एक आदमी कितने काम कर सकता है। लेकिन क्या होता है जब आप इस तरह के मुल्क में जहाँ कोई चीज नई, तो नई चीज तो बर्दाश्त नहीं होती, वो तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं होती। तो सीरिया में भी नहीं हुई, दमिश्क में भी नहीं हुई। अबू खलील कब्बानी के नाटक तो लोगों ने बहुत पसंद किए, लेकिन उनको लगा कि भाई ये तो हमारी सोच को बदले दे रहा है, ये तो हमारी फिक्र को बदले दे रहा है। अच्छा, उस दौर में वहां ओटोमन की हुकूमत थी। तो उनको लगता था कि कहीं नाटक से कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हुकूमत दरक जाए, कहीं हमारी हमारी खिलाफत जो है वो खत्म हो जाए। तो लोगों ने उनके कान भरने शुरू किए, तो इनके नाटक के ऊपर रोक लगनी शुरू हुई है। जहाँ कहीं नाटक करने जाते वहां इनका थिएटर तोड़ दिया जाता, तहस नहस कर दिया जाता। तो अबू खलील कब्बानी को ये लगता कि भाई ये तो वही तरीका नहीं है कि हम तो नाटक ही कर रहे हैं, लोगों में एक फिक्र पैदा कर रहे हैं, ये क्या तरीका है कि आप थिएटर तोड़ दे रहे हैं। लेकिन तब भी उन्होंने फिर आखिरी में क्या किया, दमिश्क छोड़ दिया, मिस्र चले गए। सोचा कि यहाँ पर एक मिस्री थिएटर बनाएंगे। तो उन्होंने बनाया एक बहुत बड़ा थिएटर, मिस्री थिएटर, उसमें नाटक लिखे। और वो नाटक ऐसे थे जो हुकूमत से सवाल करते थे, जो ये बताते थे कि भाई आप अपने लिए स्कूल की मांग करिए, मदरसे की मांग करिए, आप अपने लिए एक अच्छी जिंदगी की मांग करिए, आप अपने लिए एक अच्छी फिक्र और सोच पैदा करिए। तो ये अबू खलील कब्बानी का सपना था। लेकिन भाई ये सपना कितने दिन अच्छा लगता हुकूमत को।
तो अबू खलील कब्बानी के ऊपर हुकूमत ने क्या किया, पाबंदियां आयद कर दी, उनके ऊपर बहुत सी सख्तियां शुरू हो गई। वो उसके बावजूद थिएटर करते रहे। जब इससे भी काम नहीं चला तो आखिर में जानते हैं क्या हुआ, अबू खलील कब्बानी को, हुकूमत को लगा कि इस आदमी को कंट्रोल करने के लिए, इस नाटक और सोच की फिक्र को रोकने के लिए अब इनका मारा ही जाना ठीक है, और उनको फांसी दे दी गई। अबू खलील कब्बानी को जब फांसी हो गई, तब भाई हर हुकूमत को लगता है कि हमने इस आदमी को मार दिया, अब मामला खत्म, अब यहाँ से तो कोई चीज होनी नहीं है इस चीज में, कि भाई हमने जड़ ही खत्म कर दी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अबू खलील कब्बानी जैसे लोग, या ऐसी शख्सियत, या ऐसी सोच और फिक्र रखने वाले लोग, वो एक बार के मार जाने से, फांसी पे चढ़ा देने से, या गोली मार देने से खत्म नहीं होते हैं। वो तो बीज होते हैं, और बीज, बीज का काम क्या है, जैसी जरखेज जमीन लेगी बीज में कोपल फूट उठेगा। अबू खलील कब्बानी, जिनको हुकूमत ने फांसी दे दी, थिएटर को तहस-नहस कर दिया, सोचा कि अब यहाँ से सोच और फ़िक्र खत्म हो जाएगी। उसी के आंगन में, उन्हीं के पोतों में एक लड़का पैदा हो गया, और उसका नाम था नज़ीर कब्बानी। नज़ीर कब्बानी इस मिस्र का, अरबी जगत का कहते हैं पितामह, कहते हैं पोएट्री का। मतलब उसने ऐसी-ऐसी पोएट्री लिखी कि अरब का नौजवान आज की तारीख में कॉल करके उनसे सीखता है। बात हम नज़ीर कब्बानी तक इसलिए ले जाना चाहते हैं, ताकि वो सीरिया का जो पुराना ख़मीर है, जो दमिश्क की पुरानी रहाइश थी, जो उनका तरीका था काम करने का, वो आप समझिए, और ये समझिए कि देखिए ज़मीन में कितनी सोच और फ़िक्र होती है, वो कैसे किसी में आगे बढ़ती है, कैसे चलती है। नज़ीर कब्बानी अपने, जो उनके वालिद थे तौफीक कब्बानी, उनके बारे में बड़ा अच्छा कहते हैं कि भई मेरे वालिद जो थे, वो अपने दादा की तरह नहीं, अपने वालिद की तरह नहीं थे, यानी हमारे दादा की तरह नहीं थे। वो बहुत से मिठाई की दुकान शादी से लगाते थे, मिठाई गलियों में बेचते थे दमिश्क की, और उसी में हम 4 भाई और 1 बहन हमारी थी, विशाल, उसको पढ़ाते थे, और कहते थे कि भई तुम लोग पढ़ाई-लिखाई में काम लो, ज़बानें सीखो नई-नई, और हम तो हलवाई का ही काम करेंगे। तो हमको लगता था हमारे वालिद तो बहुत सीधे हैं, वो तो सिर्फ़ हलवाई का काम करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं। यानी वो तो उस रात हमको बड़ा अंदाज़ा हुआ कि जब उनको रात में पुलिस लेने आई, जब पुलिस लेने आई, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तब हमको लगा हमारा बाप तो खाली मिठाइयाँ नहीं बना रहा था, वो तो कोई सोच और फ़िक्र की तरबियत दे रहा था। जब उनको गिरफ्तार करके लेके गए फ्रांसीसी सैनिक, क्योंकि उस वक़्त तक फ्रांस का कब्ज़ा हो गया था सीरिया के ऊपर। तो उन्होंने, और तौफीक कबानी क्या कर रहे थे, एक अंदरूनी एक मूवमेंट चला रहे थे लोगों में सोच और फ़िक्र पैदा करने के लिए। अब ये बात तो फ्रांसीसी हुकूमत को भी नहीं पसंद थी, जैसे ओटोमन को उनके वालिद की बात नहीं पसंद थी, उनके चाचा की बात नहीं पसंद थी, ऐसे इनकी बात भी नहीं पसंद आई। इनको भी गिरफ्तार किया गया। कहने ये लगे, जब तौफीक कब्बानी यानी मेरे वालिद जब गिरफ्तार हुए, तब मुझे पता चला मेरे वालिद तो इतना काम करते हैं, और इतना उन्होंने काम कर रखा है, तभी से हम चारों भाई और बहन की ऐसी उन्होंने तरबियत की। तो नज़ीर कब्बानी ने बहुत सी पोएट्री लिखी जो अरब को जगाने के लिए थी। नज़ीर कब्बानी की लाइफ़ भी बड़ी अच्छी, अच्छा, एक नज़ीर कब्बानी का ज़िक्र और सीरिया का तो ज़िक्र हम इसलिए भी करते हैं कि नज़ीर कब्बानी को अगर हिंदुस्तान के नज़रिए से, अगर अपने इस ज़मीन से जोड़ना हो, तो यहाँ पे एक शायर और है जो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उनसे पहले कुछ काम कर गया, उसका नाम था मजाज़। मजाज़ और नज़ीर कब्बानी को जब आप साथ में रख कर के जोड़िए, दोनों को एक चीज़ बहुत जोड़ती है कि दोनों को औरतों की मोहब्बत बेइंतहा मिली, दोनों को औरतों का ही शायर कहा गया, दोनों की ज़िंदगी में औरतों के नाम बहुत जोड़े गए, लेकिन दोनों में सोच और फ़िक्र में बहुत फ़र्क था। वो ऐसे नहीं थे कि वो खाली औरतों की किस्से और पे शायरी कर रहे थे। औरत तो उनके लिए वो मसला था, जिससे वो बताते थे कि ज़माने को कैसे चलना है, ज़माने की चाल-ढाल कैसे होनी है। मजाज़ की बहन के साथ अपना एक किस्सा जुड़ा हुआ है जानिसार अख्तर का, कि भई उनकी बहन उनसे पूछने आई कि हम जानिसार अख्तर से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो मजाज़ के तो दोस्त थे जानिसार अख्तर। तो उन्होंने कहा कि भई वो जानते थे तबीयत जानिसार अख्तर की कि वो एक जगह ठहरने वाली नहीं। वो अपनी बहन से कहते हैं कि सफ़िया, देखो मैं जो जानिसार अख्तर हैं, ये एक आँधी है और इस आँधी को तुम्हें रोकना है। सफ़िया अख्तर मोहब्बत में मुब्तला थी। तो कहती नहीं, हम तो उनसे मोहब्बत कर लेंगे। तो मजाज़ का भी भाई अपनी बहन को बिल्कुल वो रखने वाला था कि पुरानी रवायतों को नहीं मानता था कि हम बहनों पे पाबंदी आयद करें। वो फौरन तैयार हो गए, और सफ़िया अख्तर से उनकी शादी हो गई, जानिसार अख्तर की। तो लेकिन बाद में जानिसार अख्तर की जो ज़िंदगी थी, जावेद अख्तर के वालिद की, वो सफ़िया अख्तर ने बहुत अज़ियत सही उनसे अलग रहने पे, और उन्होंने बहुत कुछ उसपे लिखा भी, जो ख़त हैं उसमें आप पढ़िए। लेकिन ऐसे ही नज़ीर कब्बानी की बहन थी, वसीला नाम था उनका, वो मोहब्बत बहुत करती थी एक शख़्स से। और क्योंकि नज़ीर कहते हैं हमारा एक ख़ानदानी पेशा मोहब्बत का ही पेशा था। हमारे दादा ने मोहब्बत की, हमारे वालिद ने मोहब्बत की, हम चारों भाइयों की नज़र ऐसी थी, अगर कोई भी लड़की पास से गुज़र जाए, तो हमारा कोई भाई उसे दिल दे बैठता था। तो सोचिए मोहब्बत की ये तारीफ़ कर रहे हैं, और फिर कहते हैं लेकिन हमें दुःख उस वक़्त पहुँचा जब मेरी बहन विशाल ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, और वो उससे शादी नहीं कर सकी जिससे मोहब्बत करती थी, और उसने सुसाइड किया।
उसने आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर ली। तो वो जो ठेस मेरे दिल में गुज़ी, मेरी बहन अपनी मोहब्बत से शादी नहीं कर सकी। यानी वो बात हमारे लिए पूरी ज़िंदगी वो हमारी टीस चुभी रही और मेरी हर शेरो शायरी में, हमारी हर औरत के ऊपर जो हमने कलम चलाई है, हर औरत को चाहा है, उसमें मेरी बहन मिसाल है। यहाँ पे हम ये कहते हैं देखिए मजाक अपनी बहन को बेइम्तियाज़ सफ़िया को चाहते हैं और सफ़िया की मोहब्बत की बहुत इज़्ज़त करते हैं। ऐसे ही निज़ार कब्बानी अपनी बहन विशाल को बहुत चाहते हैं और अपनी बहन की मोहब्बत की बहुत इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि जो निज़ार कब्बानी है, ये वालिद इनके क्या कहते थे कि तुम लोग बेटा ज़बानें बहुत सीखो, इनके फ्रांसीसी हुकूमत आ गई। आप सोचिए अरबी का शायर जिसको दुनिया ने बहुत मकबूल हुआ अरबी अरबी ज़बान में, उसने क्या जानते क्या लिखा जब फ्रांसीसियों की हुकूमत हमारे पर आई, तो हमारे स्कूल के दिनों में हम अगर उर्दू अरबी का एक लफ्ज़ बोल देते थे, अगर अरबी हमारे मुँह से एक शब्द निकल जाए, तो हमको सज़ाएँ दी जाती थी और हमसे कहा जाता था तुम फ्रांसीसी बोलो। तो हम लोगों को क्या हो कि वो ज़ुबान के चक्कर सज़ा क्या थी कि एक आप अगर आपके मुँह से अरबी का लफ्ज़ निकल गया, तो आपको एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता था। आप तब तक पकड़े रहिए जब तक कि अगले लड़के के मुँह से अरबी का लफ्ज़ ना निकल जाए और उसे सज़ा ना दीजिए। तो ये तो बड़ी सज़ाएँ थी। कहने लगे कि हमने इससे एक चीज़ सीखी, ज़बान सीखी। हमने अरबी ज़बान तो हमें आती ही थी बचपन से, हमने फ्रांसीसी सीखी। फिर उनका क्योंकि 22 साल की उम्र में सिर्फ़ वो एम्बेसडर बन गए, मिस्र के और भी 20 साल एम्बेसडर हैं। फिर उन्होंने जो बहुत सी चीज़ें लिखी, उन्होंने कहा कि हम जहाँ-जहाँ एम्बेसडर रहे, हमने वहाँ-वहाँ की ज़ुबानें सीखी। फिर उस ज़बान में एक पोएट्री लिखी, उस ज़बान में एक किताब शाया कराई। इस तरीके से उनका जो लेखन का सफ़र था, वो चलता रहा। वो कहते हैं हमने जब इंग्लिश कैसे सीखी, अंग्रेज़ी कैसे सीखी, कहते लंदन में हम एम्बेसडर बन कर के गए, तो वहाँ हमने अंग्रेज़ी सीखी। फिर हमने स्पेनिश सीखी, स्पेन में जाकर के कहते जब हम स्पेन गए और स्पेनिश में शायरी करनी शुरू की, तो हमने जब किताब लिखी, तो अरबों में तो पूछा कि अरब का बहुत पुराना स्पेन से एक झगड़ा है। तो कहने अरबों में तो हमारी किताब को लेकर के भूचाल आ गया और वो किताब बिल्कुल उनके ज़हर की तरीके से उन पर काम कर रही थी। फिर हमने लेकिन तब भी हमने स्पेनिश से एक चीज़ सीखी कि औरत की जो नब्ज़ है, जो औरत की शख्सियत है, जो उसमें जो सलाहियतें हैं, उसे कैसे सीखा जाए, कैसे उसे उकेरा जाए, कैसे उसे शब्दों में ढाला जाए, ये मैंने स्पेन में जाकर के उनके बीच में रह कर के स्पेनिश से सीखा। फिर उन्होंने काहिरा में काम किया, चीन के राजदूत जब वो रहे, चीन का बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि चीन कहते हैं कि हम बहुत चाहते थे कि हम अवाम में निकल जाएँ, लेकिन उस दौर में ये था कि बीजिंग के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हैं। बल्कि चीनी अगर आप कोई आदमी से बातचीत करना चाहें, तो आपको सरकारी ट्रांसलेटर एक साथ में होता था, आप उस वो खड़ा रहता था, जब आप बातचीत करते वो लिखी जाती थी। नहीं, इस तरीके से आपको क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें चीन की हम जो जानना चाहते थे, नहीं जान पाए। लेकिन फिर हमने आकर के चीनी की जब पोएट्री शुरू की, एक चीज़ ये जैसे कोई कली यूँ बंद हो, उस कली के अंदर कितनी खुशबू है, कितनी पंखुड़ियाँ, उसके रंग कैसे-कैसे हैं, उसकी जो खुलने की बेचैनी क्या है, यानी ये सब हमने उस बंद चीन से सीखा। फिर उसके बाद उन्होंने चीनी में भी, चाइनीज़ में भी कविताएँ की, कवि पोएट्री लिखी। वो आदमी लेबनान में रहा, तुर्की में रहा, इतनी ज़बानों में शेरो शायरी करने वाला आदमी, इतनी ज़बानों में अपनी बात कहने वाला आदमी कि उसको जिस मुल्क जाता था, उस मुल्क की ज़ुबान सीख लेता था। लेकिन इस सारे के बीच में निज़ार कब्बानी क्योंकि हमारे अपने मुल्क में हिंदुस्तान में उनकी कम बातचीत हुई, कम म्यूज़िक जबकि उनमें फ़िक्र थी, उनमें एक बातचीत थी, जो सीखनी चाहिए थी। और जो हमको बहुत शुरुआत से खलील कब्बानी से लेकर के निज़ार कब्बानी तक इनका परिवार बहुत भाई प्रोग्रेसिव माइंडसेट का था। इनके पिता भी बहुत अपनी माँ और बाप के लिए लिखते हैं। बाप हमारे बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के थे और माँ बहुत नमाज़ी, परहेज़गार, औलियाओं, अम्बियाओं, बुज़ुर्गों की मज़ार पे जाने वाली, प्रसाद वग़ैरह लाने वाली और दम फूँक-फूँक करके मंत्र पढ़ने वाली। यानी मेरी माँ इस तरह के पुराने ख़यालात की थी और मेरा बाप, वो तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं थे, वो तो बहुत क्रांतिकारी ख़्याल थे, मिठाई की दुकान लगाते थे और वो फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई करना चाहते थे। इन दोनों यानी मेरा बाप आग है, मेरी माँ पानी है और इस आग और पानी की औलाद जो है, वो निज़ार है। हमने क्या किया दोनों के बीच रास्ता बनाने की कोशिश की। निज़ार की ज़िंदगी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 अलग-अलग ज़िंदगियों में बीच की ज़िंदगी निकाली जिसको कहते हैं निज़ार की ज़िंदगी। और वो आदमी तो ऐसा था कि उसकी भई जब वो बेरूत गए, तो बेरूत में उनको एक बिल्किस नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई। और बेइंतहाई इस आदमी ने मोहब्बतें अपनी 17 साल की उम्र से लिखी कि मैं 17 साल में पहली औरत से मोहब्बत हो गई। एक मोहब्बत इनको वो थी कि इनकी चाची और रिश्ते की दूसरी बड़ी औरतें जो इसे चाहती थी, तो वो कैसे चाहती थी, वो सब उन्होंने बताया। लेकिन जो मोहब्बत 17 साल की उम्र में इन्हें हुई, यानी वही मोहब्बत हमें बहुत बाद में सन 64-65 में आकर के हमें बिल्किस से हुई बेरूत में। लेकिन मेरी मोहब्बत वो मैंने उससे शादी भी की दूसरी। लेकिन क्या हुआ बिल्किस एक बेरूत में एम्बेसी में बैठी हुई थी, वहाँ एक हमला हुआ और उसमें वो मारी गईं। तो उनका जो इंतकाल हो गया तो वो बहुत टूट गए निराश। फिर उन्होंने उनके ऊपर एक पूरी नज़्म लिखी बिल्किस के ऊपर, वो बहुत मकबूल हुई।
अच्छा, ये आदमी इतना रवायती और रवायतों को तोड़ने वाला, दोनों के बीच का आदमी था। मतलब एक तरफ आपको देखिएगा निज़ार बहुत रवायती हैं, एक तरफ देखिएगा बहुत तोड़ रहे हैं रवायतों को, ये ऐसा शख्स था। तो इसने क्या किया, 1967 में एक भाई अरब और इज़राइल की जंग, ये आज से जुड़ता है। आज जो फ़िलिस्तीन, गाज़ा का मसला चल रहा है और लोगों को लग रहा है गाज़ा पे लिखा नहीं जा रहा है, लोगों को लग रहा है फ़िलिस्तीन को लेकर के बहुत लोग चुप हैं, लिटरेचर में खामोशी है, लोग उस पे बहुत एहतजाज नहीं कर रहे। सोचिए 1967 में निज़ार अरब और इज़राइल की जंग में जब अरब की जब हार हो जाती है, तो कलम भई चलाते हैं और वो कहते हैं कि भई ये जो तुम मतलब अरबों ने जो काम किया है कि इज़राइल के खिलाफ उन्होंने लोगों से सच नहीं बोला, अपने लोगों से सच नहीं बोला। उन्होंने हुकूमत को ये नहीं बताया, लोगों को ये नहीं बताया कि हमें लड़ना कैसे है। तो उन्होंने इसके खिलाफ एक किताब लिख दी। उसकी किताब का नाम था अल हज़ीमा, अल-हज़ीमा यानी हार की किताब। अब अल हज़ीमा का छपना था कि निज़ार कब्बानी के खिलाफ फ़तवों की बारिश आ जाती है और उनको वहाँ से फिर निकाला जाता है। फिर वो आखिरी में लंदन चले जाते हैं। लंदन में आखिरी का वक़्त लंदन में रहते हैं। लेकिन उसको उस आदमी को दमिश्क और सीरिया से बेपनाह मोहब्बत और उस जबकि उसे पता था उसकी पहली कविता की किताब जब आई तो उसके ऊपर पत्थरबाज़ी हुई, उनके ऊपर हमले हुए, उन्हें बहुत मारा, परेशान किया गया। लेकिन उस आदमी की अपनी ज़मीन से मोहब्बत थी कि खत्म ही नहीं होती थी। उनकी एक किताब थी रोटी, हशीश और चाँद। रोटी, हशीश और चाँद किताब जब आई उनकी, तो उसमें जानते क्या हुआ? वो किताब आई तो वो कहते हैं जो हमारे दादा के साथ होता था कि भई उनके चेटा तोड़ दिया जाता था, वो किताब आने के बाद मेरे घर तोड़े जाने लगे, मेरे ऊपर पथराव हुआ, लोग टमाटर फेंकने लगे। क्योंकि इस सब चीज़ को जीने वाला आदमी, अपनी ज़मीन में तिरस्कार सहने वाला आदमी, लोग उन्हें हटा देना चाहते थे, हुकूमतें उन्हें वहाँ से निकाल देना चाहती थी। वो राजदूत भी रहे, बहुत सी ज़ुबानें सीखी, लेकिन कहीं बेचैन दिल था जो हमेशा दमिश्क की ओर भागता था। लंदन में वो पहुँचते हैं, लंदन में बहुत से काम करते हैं, वहाँ पे वो कविताएँ भी लिखते हैं, बहुत सी ट्रांसलेशन भी करते हैं। लेकिन जब वो लंदन में इंतकाल होने की तो अस्पताल में एक अपनी विल लिखते हैं। तो मेरी एक ख़्वाहिश है कि मुझे अपने वही पुराने दमिश्क में, जहाँ नीलोफ़र के फूल हों, जहाँ मेरी माँ ने मुझे पाला हो, जहाँ चाँद वैसे ही निकलता हो, जो मेरी आँखों में आज भी अटका है, जहाँ मेरे दादा की खुशबू हो, जहाँ मेरे वालिद ने मिठाइयाँ बेची हों, जहाँ हम अपने भाई-बहनों के साथ झगड़े हों, मेरी मेरी आखिरी मकाम वही हो, मुझे दमिश्क में ही दफ़नाया जाए। लेकिन उनका इंतकाल लंदन में हो जाता है, लंदन में। तो बहुत उनकी इस विल को लोग इज़्ज़त देते हैं क्योंकि जानते क्या है, एक बहुत बड़ा तबका युवाओं का निकल आता है, जो कहता है कि निज़ार कब्बानी तो हमारे राइटर हैं, हमारे लेखक हैं, हमारा शायर है, हमारी ज़ुबान का शायर है, हमारी सोच का शायर है, हमारी फ़िक्र का शायर है। तो इसका जो जनाज़ा है, इसकी जो मिट्टी, इसकी जो शरीर है, ये लंदन से दमिश्क लाया गया। तो उनका शरीर दमिश्क लाया जाता है, दमिश्क में ही वो दफ़नाए जाते हैं निज़ार कब्बानी। ठीक ऐसे ही जैसे मजाज अपने आखिरी दिनों में कहते हैं कि हमको भई मजाज लखनवी मत कहो, हमको मजाज रुदौली कहो, मैं रुदौली का हूँ, मैं रुदौली की मुझ में खुशबू है। मुझे अपने बचपन की चीज़ें रुदौली से याद आती हैं, मैं जो बना हूँ, मेरे अंदर जो भी ख़मीर है वो सब रुदौली का है और मुझे रुदौली की तरफ जाना होगा। लेकिन उनको मजाज को लखनऊ में उनका मकबरा हुआ था, उनको लखनऊ में दफ़नाया गया। निज़ार कब्बानी को दमिश्क में दफ़नाया गया। ये दोनों ऐसे शायर थे जिन्होंने अपने वक़्त के आगे की बातचीत की, जिन्होंने अपने नौजवानों को जगाया, जिन्होंने कहा रवायतें तोड़ो, लेकिन अच्छी रवायतें जिससे आपका ख़मीर, जिससे आपकी मिट्टी, जिससे आपकी पहचान, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर जुड़ा हुआ हो, उसको बचाओ। निज़ार कब्बानी पे बातचीत हमारे यहाँ बहुत कम हुई है। निज़ार कब्बानी को दोबारा पढ़ा जाना चाहिए। उनकी वो कविता जो उन्होंने अरब फ़िलिस्तीन के लिए लिखी थी, उसको बार-बार दोहराया जाना चाहिए। आज की तारीख़ में जब फ़िलिस्तीन का सौदा जो गाज़ा का सौदा इस तरीके से किया जा रहा है, लाखों बच्चे मारे गए, करोड़ों लोग दर-बदर हो गए। उस दौर में निज़ार कब्बानी जैसी कविता कहने वाला, जो सन 67 में वो कविता कह कर के देश निकाला पा गया, जिसको ज़मीन से हटा दिया गया, उसकी कविता को पढ़ा जाना चाहिए, उसे बार-बार दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि निज़ार जो उस वक़्त अरब के लिए कहे गए थे, वो आज सच्चा हुआ है। निज़ार कब्बानी एक सच्चा शायर था जिसने अपने लिए कहा था कि मैं मेरी सियासत क्या है? लोगों ने उनके ये कहा था ना कि आप एजेंट हैं, इनके एजेंट हैं। लेकिन मेरी सियासत क्या है? मेरी सियासत तो मोहब्बत है, यानी मोहब्बत ही मेरी सियासत है। निज़ार कब्बानी एक इस लाइन में अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा दे गए, अपने दादा-परदादा, अपनी मिट्टी, अपनी ख़मीर, सीरिया, दमिश्क, बगदाद सब की कहानी कह गए, पूरे अरब की कहानी कह गए कि सियासत तो मोहब्बत है, मोहब्बत ही हमारी सियासत है। और उनकी अरब की लिखी ये कविता हमेशा दोहराई जानी चाहिए, हमेशा पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक टीस है जो तब से आज तक चली आ रही है और न जाने कब तक चलती रहेगी। वो कविता है, मैं पिछले 50 बरसों से एक मुल्क की तस्वीर बनाना चाहता हूँ। उस तस्वीर में कभी खून का इस्तेमाल करता हूँ, कभी उसमें गुस्सा भरता हूँ। जब खाका मुकम्मल कर लेता हूँ, तो अपने आप से पूछता हूँ, एक दिन जब अरबों की इज्तिमाई मौत का ऐलान हो जाएगा,
सुनिए, एक दिन जब अरबों की इज्तिमाई मौत का ऐलान हो जाएगा, तो उनकी तदफीन किस कब्र में होगी? उन पर रोएगा कौन भला? ना बेटियाँ होंगी और ना बेटे, ना किसी तरह का रंज होगा और ना रंज करने वाले। ये जो फ़िलिस्तीन को लेकर के उन्होंने कविता लिखी थी, ये जो पूरी शायरी कही थी, इस पे बहुत बवाल हुआ था। लेकिन ये आज भी सच्ची है कि जब उनकी इज्तिमाई मौत अरबों की हो जाएगी, तो उन पे कौन रोएगा? क्योंकि अगर आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए नहीं बोल पाए और आप वहाँ खामोश रह गए उसके टुकड़े-टुकड़े होने में, तो आप पूरे अरब के तो गुनहगार हैं ही, निज़ार कब्बानी के अलग से गुनहगार हैं, जो अरबों का एक शायर है, जो युवाओं का शायर है। धन्यवाद।